तो बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2022-23 पेश कर दिया है। इसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन किसानों, स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी, तो वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी, तो वहीं स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी 1 और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दें कि खेती से जुड़े सामानों को सस्ता किया जाएगा। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस बजट की कुछ खास बातों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो बात पिछले कई दिनों से कही जा रही थी, डिजिटल करेंसी का भविष्य क्या होगा, क्या उसे बैन कर दिया जाएगा या क्या कुछ सरकार उस पर सोचती है। तो सरकार ने बता दिया है, डिजिटल करेंसी और उससे खरीदी की जाने वाली चीजों पर 30% तक टैक्स लगाया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ सेज एक्ट के भी नियम बदले जाएंगे। इसी साल लाई जाएगी डिजिटल करेंसी, जिसे आरबीआई लॉन्च करेगा। राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज के कर्ज दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि मौजूदा वर्ष में भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। वर्चुअल और डिजिटल संपत्ति की बिक्री और अधिग्रहण से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। पीएम गति शक्ति 7 इंजनों के जरिए बढ़ रही है। और वो कौन से 7 इंजन है आपको बता दें, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 7 इंजनों के जरिए अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। पीएम गति शक्ति में एक्सप्रेस वे के लिए मास्टर प्लान है। इसके तहत 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को भी पीपीपी मोड में लिया जाएगा और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 टीवी के चैनल हेड मिस्टर अनिल लोधा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अनिल सर, जानना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले विशेषज्ञों से भी बात हुई थी, उन्होंने भी, तमाम विशेषज्ञों ने इस बजट को एक बैलेंस बजट बताया, ना ज्यादा खोया ना ज्यादा पाया, और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बताया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो वृद्धि की गई है वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड वृद्धि बताई गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये आज तक के जितने बजट आए हैं जी भारत सरकार के, केंद्र सरकार के, उनसे डिफरेंट बजट है जी। एक तो बिल्कुल भी लोक लुभावन बजट नहीं है, जबकि एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि साहब 5 राज्यों के चुनाव में तो कोई लोक लुभावन बजट होगा, पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने वाला। और मेरा मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन चुनावों के वक्त क्या हालात होंगे जी और वो कैसे फेस करेंगे जनता को, उस दृष्टि से बनाई गई योजनाएं और बजट है। और जो आज की तारीख में वर्तमान समस्याएं, जैसे क्रिप्टो करेंसी की समस्या है या ईज ऑफ डूइंग की समस्या है, नदियों को जोड़ने का एक इशू है, मुद्दा है, इनको एड्रेस ज्यादा किया गया है, जिनसे 2-3 साल बाद नतीजे निकलने शुरू होंगे जब अगला लोकसभा चुनाव आएगा। एक बात तो ये, और रोजगार को डेवलप करने के लिए 60 लाख रोजगार पैदा करने की बात की गई है। अभी बहुत सारी चीजें जो एड्रेस नहीं की गई हैं। मैं समझता हूं कि जब बजट पे बहस का जवाब आएगा शायद तब तक ये चुनाव
हो जाएंगे तो उसके बाद शायद कुछ रियल शेप में बजट सामने आएगा, जब कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी या कुछ और बदलाव होंगे बजट पर बहस की रिप्लाई में जी। इसलिए उन चीजों को भी रोक दिया गया, मुझे ऐसा लग रहा है इस बजट को देख के। जी। थोड़ा सा अधूरापन लिए हुए बजट है, लेकिन इसमें जो डिजिटल करेंसी जारी करने की बात थी रिजर्व बैंक के द्वारा, जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, लैंडमार्क होगा ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कि एक क्रिप्टो करेंसी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलकर रिजर्व बैंक ही वो काम कर देगा जो प्राइवेट लोग कर रहे थे, और क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर टैक्स लगेगा और लॉस होने पर सेटअप नहीं दिया जाएगा, सेटअप नहीं किया जाएगा उसको, ये इंपॉर्टेंट बात है। और गंगा किनारे जो जैविक खेती और जैविक खेती को समर्पित होने वाली बात है जी, ये रिटर्न टू ऑल इंडिया है, जो भारतीय संस्कृति की बात ये पार्टी करती आई है, जो पार्टी इन पावर है इस वक्त देश में। उसने गौ माता की पूजा की है, भारतीय संस्कृति की बात की है, रासायनिक खेती के खिलाफ रहे हैं लोग, उस दिशा में एक बड़ा मेजर कदम है। 5 नदियों को जोड़ने की योजना बनाई है जी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है, लोगों को याद नहीं होगा, ये सबसे पहले राजीव गांधी ने बनाई थी एक बार, कैबिनेट में जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पास किया था उन्होंने, नेशनल वाटर एक बनाने का जी किया था, और उसके बाद में नदियों को जोड़ के और पानी कहीं से कहीं भेज दिया जाए, ये बात तो ऐसा मेरा मौका लगा था कि राजीव गांधी ने मुझे खुद ही बताई थी ये बात जी, एज प्राइम मिनिस्टर, वो अजमेर जब आए थे, तो इसलिए वो एक पुराना सपना था, लेकिन वो बात फिर अधूरी रह गई। हर बार बात होती है नदियों को जोड़ने की, तो नदियों को जोड़ने की बात अगर अमली जामा उसे पहनाया जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी देश में। कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है, पानी एक तरफ से दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सकेगा जी, जो प्यासे लोग हैं उनको पानी पिलाएंगे, प्यासी धरती है उसको पानी पिलाएंगे, जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं इलाके उनको बचाया जा सकेगा, और करोड़ों रुपए का नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, उसे बचाया जा सके। एक बात तो ये जी। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर है, 25 साल को आगे रखते हुए, सामने रखते हुए प्लानिंग बनाई गई है। तो ये हो सकता है कि आज हमको बहुत अच्छी ना लगे, बहुत आकर्षित ना करे, लेकिन अगर जब ये सब कुछ अमली जामा इसको पहनाया जाएगा, धरती पर उतरेंगी चीजें, तो बहुत सारी बातें बदलेंगी, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है जी। जिस तरह दुनिया बदल रही है उस तरह देश नहीं बदलेगा तो हम पिछड़ जाएंगे दुनिया के सामने जी। इसलिए हमको आईटी सेक्टर में, कम्युनिकेशन में, सर्विस सेक्टर में, जैविक खेती में नवाचार जितने कर सके वो करने पड़ेंगे, और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, नदियों में जो ट्रांसपोर्ट शुरू किया जा रहा है वो नदियों का ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, हवाई अड्डे, हवाई माल से ट्रांसपोर्ट, ये सब नवाचार होने हैं। नए जमाने की नई हवा देश में कैसे आए, कैसे फैले जी, और नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है, लेकिन क्या टैक्स रिफॉर्म होंगे, अभी थोड़ा सुधार होगा। एक राहत जरूर मिली है इनकम टैक्स वालों को कि जो अगर कोई आपके रिटर्न में गड़बड़ है 2 साल तक सुधार सकेंगे, 1 साल तक ही सुधार सकते थे जी, 2 साल तक रिफॉर्म को, उसको आप रिटर्न को रिवाइज कर सकेंगे। और लेकिन टैक्स चोरों के प्रति कोई सख्ती का रवैया रहा है, और कोई बहुत बड़ी छूट किस तरह की अभी नहीं मिली है लोगों को जी, और महंगाई को एड्रेस नहीं किया गया ऐसा मुझे लग रहा है जी। मैं बहुत लेमैन की तरह कह रहा हूं इस बात को, मैं कोई इसका इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूं और मैं कोई अर्थव्यवस्था को ज्यादा नहीं समझता। एक जर्नलिस्ट के नाते और एक जनरल व्यक्ति के नाते, आम आदमी के नाते मेरा ये मानना है कि इस बजट में महंगाई को एड्रेस नहीं किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर लें, रोजगार डेवलप करने की बात कर लें, 5 साल बाद क्या हो जाएगा और 25 साल बाद क्या हो जाएगा, लेकिन आज जो आदमी महंगाई के दर्द से करा रहा है उसको कोई राहत इसमें मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा जी। हो सकता है मे बी रॉन्ग, कि कोई अंदर छुपी हुई कुछ बातें हो जो कि एक्सपर्ट्स बताएंगे तो सामने आएंगी जी, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आम आदमी को महंगाई में राहत मिलेगी जी। बिल्कुल सर, अगर कृषि की बात की जाए, खेती किसाने की बात की जाए, जैसे गंगा किनारे की आपने बात बताई, 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ साथ पूरे देश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की इसमें बात कही गई है, और खास तौर पर किसान और खेती किसानी वो लोग जो पिछले कई महीनों से आंदोलनरत थे, और उन्हीं लोगों की वजह से कोरोना काल से जूझते इस देश को जो आर्थिक संबल मिला है वो कृषि से मिला है। तो उसी कृषि को देखते हुए वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, इसे किस प्रकार से देखते हैं? देखिए,
हमारे देश की संस्कृति है जिसमें बाजरा और ये बड़े अनाज, मोटे अनाज जो हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये लोग खाते हैं खूब शौक से जी। और ये भारत की विशेषता है। और ये मोटा अनाज पैदाइश भी आसानी से होती है, ज्यादा होती है, और जो गाय का गोबर है या कि जो इस तरह की खाद, जैविक खाद है, इससे बहुत अच्छा पैदा होता है। और जो कैंसर हो रहा है जगह जगह महामारी आ रही है, इसमें रासायनिक खाद, रासायनिक और हाइब्रिड बीज और इन सब के रोल को नकारा नहीं जा सकता जी। इसलिए देश को एक दिन लौटना तो पड़ेगा। ये पार्टी इन पावर, वो ने पहले भी कहा आपसे कि वो पार्टी है जिसने गाय की बात की है, जिसने प्राचीन संस्कृति की बात की है, जिसने हिंदू संस्कृति की बात की है। इसलिए ये बहुत सारी बातें इनकी उस सोच से मिलती जुलती है जो इस बजट में देखने को आ रही। गंगा किनारे, गंगा को पूजते हैं, गंगा किनारे के किसान जी। अब यूपी में जैविक खेती करेंगे, गाय के गोबर से होगा, उसमें कुछ लोगों को प्रोत्साहन देंगे प्राकृतिक खेती में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी फिलॉसफी जो है, पॉलिटिकल फिलॉसफी जी, उसको छूती हुई नजर आती है ना। मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया और ये इससे देश में बेसिकली कांग्रेस शासन जिस तरफ देश को ले जा रहा था उससे डिफरेंट रास्ते पर ले जाने का जो इनका कमिटमेंट है और इनका घोषित एजेंडा है, उसी के अनुसार ही बजट है जी। बस इसमें यह है कि जो दुनिया में हवा बह रही है, नवाचार हो रहे हैं, डिजिटल क्रांति हो रही है, उसके साथ कदम ताल करने की कोशिश भी की गई है जी, ताकि देश दुनिया के नक्शे पर पिछड़ नहीं जाए। ऐसा नहीं हो कि दुनिया के नौजवान, दुनिया की संस्कृति, दुनिया के उद्योग बहुत आगे निकल जाएं और हम पीछे रह जाएं। तो इसलिए उसके साथ कदम ताल करने की कोशिश भी की। यानी डबल बातें हैं, अपनी पुरानी संस्कृति और जैविक खेती, मोटा अनाज, उसके साथ भी जुड़े रहना चाहते हैं जी, और डिजिटल क्रांति, संचार क्रांति के साथ भी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों बातें कर रहे हैं जी। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल यह है कि जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की बात इस सरकार ने कही थी, तो वहीं सशस्त्र बलों की अगर बात करें तो उसमें भी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की बात इस बजट में कही गई है। 2022-23 के लिए पूंजी खरीद का बजट 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो कि पिछले साल 58% था। इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, जैसा देश 1947 में था या 1950 में, वैसा देश आज नहीं है जी। इसलिए ये कहना कि पुराने लोग तो विदेशी रक्षा सामान खरीदते थे, उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था देश में जी, पर इस देश ने विजन टैंक भी बनाया है जी, इस देश ने नेट विमान भी बनाए हैं, इस देश ने जब बीजेपी शासन ने तब भी किया है जी, ये सब काम जी। इस देश ने INS विक्रांत बनाकर समुद्र में उतारा है जी। उस वक्त ये भारत, स्वदेशी भारत या स्वदेशी का आत्मनिर्भर भारत का नारा देने वाले लोग नहीं थे, तब भी हुआ नहीं तो जी, इसरो भी बना है जी, और हमने बहुत सारे छोड़े हैं, प्रक्षेपात तब भी छोड़े हैं। परमाणु का अब जो विस्फोट किया वो इंदिरा गांधी ने किया था। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक झंडा उठा लिया और वो झंडा सिर्फ इन्होंने उठाया जी। लेकिन चूंकि जब बदलाव आता है, विकास होता है, तो हर अगला कदम ज्यादा बड़ा, ज्यादा ऊंचा उठाया जा सकता है पिछले उठाए गए कदम के रिजल्ट के आधार पर जी, सीख कर। 0 से शुरू किया था हमने, तब हम कदम शायद उतना बड़ा नहीं उठा सकते थे। जब हम 50 पे आ गए तो ज्यादा बड़ा कदम उठा सकते हैं जी। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक डेवलप हो गया है 70 साल में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत हम आत्मनिर्भर भारत के लिए या रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा बजट उसके लिए एलोकेट किया गया जी। बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।